हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान में। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्लड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड के बारे में जितना भी जानकारी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसमें आपको हम बताएंगे कि किस जगह से मैक्सिमम अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड जो है ये लिक्विड फॉर्म में है और ये जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू है यानी संयोजी उत्तक है। ठीक है, अब देखिए ब्लड वॉल्यूम प्रेजेंट अबाउट 7% ऑफ बॉडी वेट। हम लोग का जो बॉडी वेट है उसका 7% जो होता है ब्लड हमारे बॉडी में पाया जाता है। रक्त को जो है यानी जो ब्लड है उसका मुख्यतः तो दो भाग में बांट सकते हैं। क्या क्या है? एक लिक्विड पार्ट है, एक सॉलिड पार्ट है। तो जो लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा और ये जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है 55% होता है। ठीक है, दूसरा जो है सॉलिड पार्ट। ये जो सॉलिड पार्ट है एक्चुअली इसमें पाया जाता है ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अब ब्लड सेल्स में क्या होगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे। ठीक है, तो सॉलिड पार्ट हो गया ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। ये कितने परसेंट होंगे? 45% के आसपास होंगे। और ये बार बार क्वेश्चन हमेशा बहुत सारे एग्जाम में आप देखे होंगे कि इसका पीएच वैल्यू पूछ देता है। ठीक है, ब्लड का पीएच क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 होता है और 7.4 क्या होगा? स्लाइटली अल्कलाइन होगा तथा सामान्यतः मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर जो होता है ब्लड पाया जाता है। तो यहाँ पीएच से रिलेटेड देखिएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट का मैंने वीडियो बनाया है, 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। आप उसको जाके थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, एसिड बेस के बारे में आपको अच्छा से जानकारी होगा। ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन हो रहा था जिसको हम लोग प्लाज्मा बोल रहे थे, इसका क्या है कि ये जो ब्लड में है प्लाज्मा का जो 90 to 92% भाग जो है ये वाटर होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा में कई अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे एक होती है प्रोटीन और एक हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन से रिलेटेड ये जो प्रोटीन दिख रहा है, जब प्रोटीन से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चंस आए हैं कि एल्बुमिन, इसका एग्जांपल एक हो गया कि एल्बुमिन, एक फिब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। ये जो है प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है ये इसका एग्जांपल हो गया। इसका भी फर्दर हम लोग और क्लॉटिंग वगैरह ये सब में देखेंगे कि ये कहां पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है जो एल्बुमिन है। ठीक है, अंडा का जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें आपको एल्बुमिन मिलेगा और जनरली जो मॉस्क्यूटो होता है ना, मॉस्क्यूटो हम लोग को बाइट इसी के लिए करता है, इसी को उसको नीड होता है अंडा देने के लिए। एक हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा? मेनली इसमें ग्लूकोज पाया जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है जैसे सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, इसमें ग्लूकोज पाया जाएगा। तो मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज का जो एक वैल्यू होता है, मात्रा होता है, वो क्या है? 80 to 120 mg पर 100 ml। ये होता है एक नॉर्मल वैल्यू जो आदमी का होना चाहिए। लेकिन अगर वो 160 to 180 mg पर 100 ml से ऊपर हो जाता है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि वो जो व्यक्ति होगा वो डायबिटिक पेशेंट होगा, यानी उसको डायबिटिक रोग हो गया। ठीक है, ग्लूकोज का जो वैल्यू 160 to 180 mg पर 100 ml ब्लड में अगर या इससे ऊपर चल जाता है तो उसको हम बताए थे कि डायबिटीज होता है। ठीक है, उसको डायबिटीज, लेकिन याद रखिएगा डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। ठीक है, एक वो एल्बुमिन और फिब्रिनोजेन ये सारे प्रोटीन्स के अलावा एक हेपारिन नाम का भी एक जो है प्रोटीन पाया जाता है। ये एक्चुअली क्या होता है? एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड मूव कर रहा है। तो आपने सोचा है कि वो जम क्यों नहीं रहा है? तो जम अगर नहीं रहा है तो उसके लिए भी कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो वो जो फैक्टर है वो हेपारिन प्रोटीन्स है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे बार क्वेश्चंस आए हैं कि एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स, एग्जांपल में दे देगा एल्बुमिन, हेपारिन, फिब्रिनोजेन। तो आपको क्या मानना है? हेपारिन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा का ये जो है फंक्शन क्या है। जो हमारे ब्लड का जो एक पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, इसका क्या फंक्शन है? तो शरीर में मेन काम है प्रतिरक्षा प्रदान करना है। मींस क्या है कि ये
रोग से बचाने के लिए ये हेल्पफुल है। विभिन्न पदार्थों को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने में ये सहायक होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है, बॉडी हर पार्ट में वो मूव कर रहा है, तो जो भी ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन हो, वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह वो पहुंचाने का हेल्प करता है। या फिर जो अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उसको वो कलेक्ट करता है, वो फिर उसके गंतव्य जगह पर पहुंचाता है ताकि वो रिफाइन कर सके। एक होता है रक्त का जो पीएच वैल्यू है उसको भी नियंत्रण करता है। ठीक है, पीएच वैल्यू कितना है? 7.4 है। इसको वो मेंटेन करके रखने का काम किसका है? प्लाज्मा का है। दूसरा है शरीर में ताप को विभाजित करता है। ये क्या करता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको वो मेंटेन करने में ये भी हेल्प करता है। कौन? प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड का जो सॉलिड पार्ट था जिसमें हम लोग देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग आरबीसी से। तो आरबीसी को जनरली हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, बहुत आदमी रेड ब्लड सेल्स भी बोल देता है। अब इरिथ्रोसाइट्स भी इसको बोलते हैं। जो आरबीसी ब्लड में पाया जाएगा उसमें क्या होता है, मनुष्य वाला में वो न्यूक्लियस जो होता है नहीं पाया जाएगा। और न्यूक्लियस का बताए थे कि मान लीजिए एक सेल है तो उसका सेंटर पॉइंट मास जो रहेगा उसको न्यूक्लियस बोलेंगे, तो इसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन जो होता है ऊंट वाला में, ऊंट में के आरबीसी में जो होता है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। ये मोस्ट आईएमपी है कि यहाँ पर अगर पूछ देगा कि कौन से जानवर या किसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ऑप्शन दे देगा मनुष्य, ऊंट, गिलहरी और इस तरह का, तो आप समझ जाना है कि ये ऊंट का बात हो रहा है। देखते हैं लाइफ स्पेन क्या है, 120 डेज। लाइफ स्पेन अबाउट कितना, 4 मंथ। हाँ, 4 मंथ इसका लाइफ पीरियड लगता है। इसीलिए हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि बोलता है कि आपने 120 डेज के अंदर क्या है ब्लड डोनेट किया क्या। अगर आप ब्लड डोनेट किए हैं तो उस समय आपका फिर ब्लड डोनेट तुरंत नहीं लेगा। आरबीसी का निर्माण जब बच्चा पैदा होता है से पहले, बच्चा जन्म लेने से पहले लीवर और स्प्लीन में से होता है आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जैसे जन्म हो जाता है बच्चे का, उसके बाद जो होता है इसका निर्माण बोन मेरो और लीवर से होता है। ठीक है, और अगर आरबीसी का काउंटिंग देखें तो इसका काउंटिंग हमारे ब्लड में क्या होगा, 5 × 10⁶ पर 100 पर ml ऑफ ब्लड इतना पाया जाता है। आरबीसी में लगभग 28% भाग जो होता है हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक क्या है, ये जो है एक प्रोटीन्स होते हैं जो इसको जो होता है जिसके कारण आरबीसी रेड होता है। ठीक है, ये जस्ट एक पिगमेंट का काम करता है, पिगमेंट टाइप का वर्क करता है। और तो इसका मेन काम होता है कि जो ब्लड है O2 को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने में हीमोग्लोबिन जो है हेल्प करता है। ठीक है, आरबीसी के बाद हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या फिर इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, मेनली ये क्या होता है, ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 तरह के। तो ये 5 तरह के हम लिखे हैं। फर्स्ट होता है न्यूट्रोफिल्स, या बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स है 65 to 70% पाया जाता है, और बेसोफिल्स जो होता है 0.2 to 0.5%, और यूसिनोफिल्स 2.8 to 4%, मोनोसाइट्स 5 to 6% एंड लिम्फोसाइट्स 20 to 25%। तो ये तो हो गया इसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की कितना परसेंट पाया जाएगा। अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसी हैं। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट किसका है। तो हम लोग देखते हैं कि बेसोफिल्स जो है ये इसका साइज सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट साइज, और लार्जेस्ट साइज होता है मोनोसाइट्स। इसको याद रखना है कि सबसे बड़ा जो डब्ल्यूबीसी है वो मोनोसाइट है, और जो स्मॉलेस्ट साइज है वो बेसोफिल्स है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो है किस तरह से काम आता है। जैसे न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के काम करता है, और बेसोफिल्स भी जो होता है बैक्टीरिया और वायरस को ही किल करने का काम आता है। दोनों मिलके सेम वर्क करता है। और यूसिनोफिल्स जो होता है एलर्जी से हमें बचाता है। एक मोनोसाइट्स है
जो लार्जेस्ट साइज हो गया, और लिम्फोसाइट। तो बस यही दो चीज याद रखना है, ये इसका नाम, 5 नाम, और फिर किसका साइज कितना, कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 100 ml ब्लड में कितना होता है, 10,000 के आसपास होता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी के सभी प्रकार में जो होता है ना, ये न्यूक्लियस पाया जाता है। हम लोग को क्या पता था कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन जितना भी डब्ल्यूबीसी होगा उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रोडक्शन स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिम्फ ग्लैंड्स वगैरह में होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूबीसी का जो है प्रोडक्शन कहाँ होता है। मैक्सिमम में आपका ऑप्शन ये देगा, तो इसको आपको टिक लगाना है। ठीक है। अब दूसरा है हाँ, लिम्फ ग्लैंड जो है, जैसे उसका एग्जांपल हम लोग टॉन्सिल भी डाल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है कि इसका जो अंतग्राही क्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, के फलस्वरूप शरीर में प्रतिरक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी का विकास करना है। मींस क्या है कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में डब्ल्यूबीसी का हाथ होता है। कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एंटीजन हो गया, बैक्टीरिया वगैरह है, तो ये जो डब्ल्यूबीसी है, मान लीजिए ये एक डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, ये क्या करेगा, अपना शेप चेंज करेगा। किसके अकॉर्डिंग, देखिएगा धीरे धीरे इस तरह से जाएगा और इसको अपने अंदर उसको ले लेगा, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। और फिर इसको क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, किल कर देगा। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और यूसिनोफिल्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो 10 घंटे से 3 दिन तक का होता है। इसका लाइफ स्पेन, जो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन होता है, बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि इसको उस टाइम मैक्सिमम केस में क्या होता है कि कुछ कुछ तो रहता है ये, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जब इन्फेक्शन का काम, इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, उसी टाइम इसका प्रोडक्शन जो होता है बढ़ता है। अदरवाइज ये तुरंत बनता है, तुरंत खत्म होते रहता है। ठीक है। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो 100 to 30 डेज तक का होता है। ये सबसे ज्यादा मतलब बॉडी में ये इसका लाइफ स्पेन कुछ ज्यादा ही होता है। अब देखते हैं कि चूंकि डब्ल्यूबीसी हम लोग को क्या करवाती है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी मींस कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है। इसी के कारण हम लोग बीमारी से बच के रहते हैं। तो बीमारी फैलाने वाले जो एजेंट होते हैं उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। ठीक है। इसको सिंपल भाषा ही हो, जो बीमारी फैलाएगा वो हमारे बॉडी के लिए वो एंटीजन होगा। तो एंटीजन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक प्रोटीन पार्ट हो सकता है, वो एक कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है, या फिर एक लिपिड पोर्शन हो सकता है। ठीक है। जिसके कारण हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, वही होता है एंटीजन। ठीक है। अब जो है, जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है वो क्या है, वो भी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड हुआ वो मेनली हमारे ब्लड में ही वो जाके मिलेगा। तो ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन है, जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, वहां पर जाके वो मिलेगा। तो प्लाज्मा के अंदर एक विशेष प्रकार का और क्या है कि एंटीबॉडी जो है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मींस, देखिए इसको तोड़िए, ग्लाइको मींस ग्लूकोज से चल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है, और प्रोटीन तो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स मिल गए, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो फेगोसाइटोसिस वैसे कि जैसे एंटीजन है, इस तरह से जाएगा और उसको इनगल्फ कर लेगा अपने अंदर, उसको लेके उसको फिर गला के या फिर डैमेज किल कर देगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा बैक्टीरिया या पैथोजन को भक्षण करती है। भक्षण मतलब वही अंदर अपना करके उसको किल करना। वो तो ये हो गया एंटीजन और ये हो गया एंटीबॉडी। तो यहाँ था हम लोग का पूरा डब्ल्यूबीसी। अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग का क्लासेस आएंगे, नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे और या ब्लड ग्रुपिंग के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक दीजिए।